तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्कूल के इन्वायरमेंट को दिखाने से होती है, जहाँ पर उसाटो नाम के स्टूडेंट को दिखाया जाता है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहता है। वो अपने कामों में ही मस्त रहता है और इसी वजह से स्कूल में उसके कोई खास दोस्त भी है नहीं। एक दिन जब बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, तभी उसाटो देखता है कि उसका अम्ब्रेला कोई अम्ब्रेला स्टैंड से निकाल ले गया है। अब वहां पर अभी भी एक अम्ब्रेला रखा हुआ था, जिसे वो पहले तो लेने की सोचता है, लेकिन फिर आईडी ड्रॉप करके वहीं साइड में बैठकर अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगता है। हाँ, ये मेरी फूटी किस्मत। और फिर वो कहता है कि काश मैं मैजिक यूज कर पाता। और तभी पीछे से सेनपाई नाम की लड़की आकर कहती है कि क्यों तुम इतना लेट यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टूडेंट को जाना देता है, स्कूल में रुकने की परमिशन नहीं है। जिसे सुनकर उसाटो वहां से जाने लगता है, लेकिन सेनपाई उसे रोकती है और पीछे से कजाटो नाम का लड़का आकर उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो दोनों दरअसल क्लासमेट होते हैं, लेकिन असाटो ने आज तक कभी भी उससे बात नहीं की होती। यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि सेनपाई स्टूडेंट काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट है और कसाटो वाइस प्रेसिडेंट है, और इसके बाद वो तीनों साथ में घर जाने निकल जाते हैं। और इस दौरान हमें पता चलता है कि कजाटो काफी हैंडसम होने की वजह से क्लास में सिर्फ उसकी गर्ल्स के साथ दोस्ती है, बॉयज के साथ नहीं। काफी रंगीन हो बेटा। आगे यहाँ पर सेनपाई के बारे में हमें पता चलता है कि ना ही सिर्फ वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, बल्कि वो सारे सब्जेक्ट में और स्पोर्ट्स में टॉपर है। हमारे क्लास में भी प्रिया नाम की लड़की थी, वो भी सभी चीजों में टॉपर थी। पता नहीं भगवान ऐसे लोगों को बनाता कैसे है। अब दोस्तों, दो इतने खतरनाक व्यक्तियों के साथ घर जाना, इसका तो सीधा मतलब यही बनता है कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट स्कूल के दो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट के साथ घर जा रहा है। अब उन दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री को देखकर ओसाटो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि उसने बाकी स्टूडेंट को ऐसा कहते हुए सुना था। जिस पर ये दोनों कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक साथ इसलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर हैं, ना कि हम डेट कर रहे हैं। और ये बात उन दोनों को काफ़ी अच्छी भी लगती है कि उसने ओसाटो से डैड उसके बारे में पूछा, ना कि पीठ पीछे बातें की। खैर, इसके बाद ये तीनों घर जाते हुए ग्रेजुएशन के बाद वे लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर सेनपाई कहती है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये टॉपर लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं, इनको सब पता होता है लेकिन बताती नहीं है। ये एग्जाम से पहले पढ़ पढ़ कर आ जाती हैं और मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। खतरनाक होती है, इनसे बच के रहना। आगे सेनपाई भी ये कहती है कि मुझे तो लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में बिलोंग ही नहीं करती हूँ, जिसे सुनकर उसाटो मन में कहता है कि अरे सेनपाई तो बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है। तभी सेनपाई और कसाटो कोई बेल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ऐसी कोई आवाज उसाटो को नहीं सुनाई दे रही थी। वो बेल की आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मानो कि वो उनकी तरफ आ रही हो। और एकदम से ये तीनों के पैर में तले कोई मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है, जिस पर उसाटो कहता है कि शायद किसी दूसरे वर्ल्ड का गेट है। जिसे सुनकर सेनपाई कहती है कि उसाटो, क्या तुम्हें लगता है कि उस वर्ल्ड में मैजिक मॉन्स्टर और हीरोज होंगे? अब इस पर उसाटो को जवाब दे पाता, इससे पहले ही वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। बूम। और जब आंग उसाटो अपनी आंखें खोलता है तो वह तीनों बड़े से महल के बीच में थे। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। आगे जब उसाटो सेनपाई की तरफ देखता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो उस बड़े से महल को देखकर घबराने की वजह काफी एक्साइटेड हो गई थी। इसके बाद किंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनका वेलकम करता है और कहता है कि हमने आप लोगों को यहाँ पर हीरो स्मगलिंग रिचुअल से समन किया है, हीरोज का रोल निभाने के लिए। जिसे सुनकर सेनपाई तो चाहते हुए आसमान में पहुंच जाती है, क्योंकि वो फैंटेसी वर्ल्ड में तो ये सब सोचती होगी। उसकी खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा कोई एडवेंचर किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी। देखो, मैंने कहा ही था ना, लड़की अलग ही तरीके से सोचती हैं। आगे की उन लोगों को बताता है कि 2 साल पहले हमारे किंगडम पर अचानक से डीमन लॉर्ड ने अपनी डीमन आर्मी के साथ अटैक कर दिया था। हमने जैसे तैसे करके उनके साथ हराया, लेकिन अब वो अपनी आर्मी को बढ़ाते जा रहे हैं, और इसलिए हमने हीरोज मनी रिचुअल का यूज करके आप लोगों को यहाँ पर समन किया है। लेकिन यह सब सुनकर कजाटो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने हमें बिना हमारी परमिशन के यहाँ पर समन कैसे किया? हमें अभी वापस भेजो। हम लोग की वहाँ पर फैमिली है जो वहाँ पर हमारा इंतजार कर रही होगी। जिस पर किंग कहता है कि माफ करिए, लेकिन ये स्मगलिंग रिचुअल वन वे है, इससे किसी को वापस नहीं भेजा जा सकता। ये सुनकर कजाटो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किंग की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी सारे सोल्जर अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर उसाटो कजाटो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफी परेशान हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है उनके साथ फाइट करने का। ये सुनकर कजाटो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन शांत हो जाता है
और तभी किंग उनके सामने आकर घुटनों के बल बैठकर कहता है कि मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नियर फ्यूचर में आपको वापस भेजने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। और इतना कहते से महल के सभी लोग उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब ये सब देखकर सेनपाई किंग से पूछती है कि आप हमें हीरोज कहकर क्यों पुकार रहे हो, अब तो हमारे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। जिस पर किंग चश्मिश लड़की को सामने बुलाता है और वो उन लोगों को बताती है कि हीरोज मंगनी रिचुअल से पूरे यूनिवर्स में ही उन लोगों को समन करता है जो उसके लायक होते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर आने से पहले आपको बेल की आवाज जरूर सुनाई दी होगी, जिसे सुनकर इन दोनों को तो याद आता है कि हाँ, उन्हें तो बेल की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर तभी सब लोग घूर कर उसाटो की तरफ देखते हैं, जिसे कोई बेल की आवाज सुनाई नहीं दी थी। और ये सुनकर उसाटो समझ जाता है कि वो सिर्फ उनके साथ यहाँ पर खींचा चला आया है, यानी कि बिन बुलाए मेहमान। बच जाओ ताली। इसके बाद वो चश्मिश लड़की उन तीनों को क्रिस्टल बॉल रूम में लेकर आती है, जहाँ पर एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ था। दरअसल उसके ऊपर हाथ रखकर वे लोग अपनी मैजिक एबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। तो इधर उसाटो कजाटो से कहता है कि चश्मे गर्ल ने उसे कहा था कि भले ही वो यहाँ पर गलती से आ गया है, लेकिन फिर वो मैजिक यूज कर सकता है। जिस पर कजाटो कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें फोर्सफुली समन किया है। जिस पर उसाटो कहता है कि यहाँ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, हम वापस थोड़ी ना चले जाएंगे, तो हमें यहीं पर रुककर वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिसे सुनकर कजाटो से इम्प्रेस हो जाता है, वाह क्या अच्छी बात करी बंदे ने तो। इसके बाद चश्मे सबसे पहले सेनपाई को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है। और फिर जब सेनपाई क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखती है तो वो ब्राइट येलो कलर का चमकने लगता है, जिसे देखकर चश्मिश कहती है कि इस कलर का मतलब है कि आप थंडर मैजिक का यूज कर सकती हो, जो कि काफी शानदार होता है। इसके बाद चश्मिश कजाटो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखने के लिए बोलती है। जब कजाटो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है तो ब्राइट व्हाइट कलर का चमकने लगता है, जिसे देखकर चश्मिश कहती है कि इसका मतलब है कि आप लाइट मैजिक का यूज कर सकते हो, जो कि काफी रेयर होता है और काफी कम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद चश्मिश फाइनली उसाटो को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है, और जब उसाटो ऐसा करता है तो क्रिस्टल बॉल का ब्राइट ग्रीन कलर का इमिट करने लगता है। यह देखकर चश्मिश की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं, और फिर वो तुरंत उसाटो को किंग के पास लेकर आती है। और जब किंग को पता चलता है कि क्रिस्टल में से ग्रीन लाइट निकली है तो वो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं, और वो डर के मारे कहता है कि हमें जल्दी से उसाटो को यहाँ से लेकर जाना होगा किसी सेफ जगह पर, इससे पहले कि उसे पता चल जाए। ये सुनकर उसाटो को तो लगता है कि उसके पास कोई काफी खतरनाक मैजिक है। अब इसके ऊपर किंग को कोई जवाब दे पाता, तभी दरवाजा खोलकर रोज नाम की लड़की अंदर आ जाती है, जिसे देखकर सोल्जर और चश्मिश के साथ साथ किंग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, मानो कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तो वहीं अंदर आने पर रोज किंग की समन किए गए हीरोज के बारे में पूछती है, और फिर वो साटो को देखकर कहती है कि क्या तुम वही हीरो हो, जिसे देखकर साटो की फटकर 16 हो जाती है। तो किंग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़का वो हीरो नहीं है, ये तो बस हीरो के साथ खींच कर चला आया है। और तभी चश्मिश कहती है कि वो बाकी हीरोज के क्रिस्टल बॉल रूम में है, जिसे सुनकर रोज वहां उस तरफ जाने लगती है। और ये देखकर किंग चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी उस साटो उनसे पूछ बैठता है कि क्या आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे पास कौन सी मैजिक है, उस ग्रीन लाइट का मतलब क्या है। अब ग्रीन लाइट सुनते ही हीरोज की तो छठी इंद्री एक्टिवेट हो जाती है, और वो साटो को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है। तभी किंग के कहने पर चश्मे साटो को एक बबल में बंद करके महल से बाहर लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर रोज भी कम नहीं होती, वो बंदरों की तरह उछलकर कूदकर आखिर में साटो को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो इस तरफ चश्मिश कजाटो और सेनपाई से कहती है कि उजाटो को रोज अपने साथ लेकर चली गई है जो रेस्क्यू टीम में एडमिशन लेने के लिए। दरअसल जो ग्रीन लाइट उजाटो क्रिस्टल बॉल से निकली थी, उसका मतलब है कि उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ मैजिक ऑफ हीलिंग मैजिक है, जो कि इस वर्ल्ड में काफी रेयर होती है। जिसे सुनकर सेनपाई कहती है कि इसका मतलब है कि उजाटो वहां पर सेफ है, अभी पता चलेगा। तो दूसरी तरफ रोज उजाटो को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक हीलिंग मैजिक यूजर है, और अब वो रोज एक साथ रेस्क्यू टीम में ट्रेनिंग लेगा। जिसके बाद रोज बाकी के बॉयज को अंदर आने के लिए कहती है, और जब वो अंदर आते हैं तो उन लोग खतरनाक चेहरे को देखकर उसाटो को जितनी बची थी उतनी भी फट जाती है। इसके बाद वो लोग उसाटो के पास आकर एक एक करके उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, मानो कि खाने का मेन्यू सुना रहे हों। तो वहीं रोज जाने से पहले कजाटो से कहती है कि मेरे 2 सबऑर्डिनेट हैं जो कि हीलिंग मैजिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इस पर कहीं और काम कर रहे हैं और ये 5 हीलिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकते।
तो फिर आगे रोज वहां से जाने के बाद पांचों सवर्ण उस ऑटो से कहते हैं कि बॉस खुद तुम्हारी ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो तुम्हारी ट्रेनिंग नर्क से कम नहीं होगी। भगवान से दुआ करो कि बॉस तुमसे थोड़ी नरमी दिखाएं। तो इतना कह के वो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। और इसके बाद ऑटो सोने के लिए जाता है और इस दौरान वो सोच रहा होता है कि घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। तो दूसरी तरफ रोज कहती है कि हीलिंग मैजिक यूजर वो भी दूसरे वर्ल्ड से देखते हैं कि कैसा काम करता है। आओ चलो देखते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग अभी अभी सोकर उठे उस ऑटो को दिखाने से होती है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये सब एक सपना होगा, लेकिन मैं तो सच में दूसरे वर्ल्ड में आ गया हूँ। तभी उसे बताया जाता है कि उससे मिलने कोई आया है और वो कजाटो सेनपाई थे। वो दोनों साटो को सही सलामत देकर काफी खुश होते हैं, जिस पर साटो भी कहता है कि मैं भी काफी खुश हूँ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज से तो रोज उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली है। और ये बात याद आते उसका चेहरा उतर जाता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं कुछ तो अच्छा काम करना चाहता हूँ, किसी के काम आना चाहता हूँ। जिसे सुनकर दोनों भी कहते हैं कि हाँ, आज से हमारी भी स्टार्ट होने वाली है ट्रेनिंग। और तभी कजाटो साटो को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी की वजह से उसने भी आज अपना मन बना लिया है। वो यहाँ पर रहकर कड़ी मेहनत करेगा, जिससे सेनपाई भी एग्री करती है। और इसके बाद वो दोनों वहां से लौट जाते हैं। तो वहीं उन लोगों को जाते हुए देखकर साटो कहता है कि मुझे उतना स्ट्रांग होना है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं। तभी पीछे से रोज आती है, जिसे देखकर साटो डर के मारे झुकते हुए उसे थैंक्स कहता है, उसे उसके दोस्तों के साथ मिलने देने के लिए। जिस पर रोज कहती है कि ये कोई जेल थोड़ी ना है, तुम अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो, लेकिन जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तब। साथ ही में रोज यहाँ पर साटो को ये डायरी भी देती है, जिससे वो अपनी डेली एक्टिविटी को लिख सकता है, जो कि आगे चलकर उसके काफी काम आएगी। इसके बाद हमें ट्रेनिंग का फर्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर साटो मेडिटेशन कर रहा होता है। जिस पर पास ही में खड़ी रोज कहती है कि इससे मेडिटेशन करके तुम अपने अंदर के माना को फील कर सकते हो। जिसके बाद हम उसे बाहर निकालने की ट्रेनिंग भी करेंगे। इसके कुछ टाइम बाद रोज उसे एक बुक पढ़ने के लिए देती है, जिसे देखकर साटो कहता है कि मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। तो रोज कहती है कि एक बार बुक खोलकर तो देखो। और जब बुक खोलता है तो वो उसके अंदर की लिखावट साफ साफ समझ पा रहा था, जिस पर रोज कहती है कि यहाँ पर समन किए गए हर एक व्यक्ति के अंदर गूगल ट्रांसलेशन पहले से इंस्टॉल किया हुआ आता है। अरे तेरी तो गूगल ट्रांसलेशन बहुत एडवांस हो गए यार ये तो। आगे वो बताती है कि यहाँ पर अपना किंगडम है और उसके ठीक सामने डीमन टेरिटरी है, जिसकी वजह से डीमन अक्सर हमारे किंगडम पर अटैक करते रहते हैं। और इस बुक के अंदर डीमन टेरिटरी में रहने वाले सारे डीमंस के बारे में लिखा हुआ है, जिसे जानना उस आटो के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और इसलिए वो उसे पढ़ने के लिए लग जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग के दूसरे दिन रोज उसे पूरा दिन रनिंग करने के लिए कहती है, जिसके कारण वो अपने अंदर का माना और ज्यादा फील कर पा रहा था। फिर तीसरे दिन भागते भागते उस ऑटो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर में चोट आ गई थी। जिसे देखकर रोज उसके पैर पर जोरदार मुक्का मारती है, जिसके कारण दर्द के मारे उस ऑटो जमीन पर रेंगने लगता है। लेकिन तुरंत बाद उसे फील होता है कि उसके पैर का पूरा दर्द गायब हो चुका है। जिस पर रोज कहती है कि मैंने तुम्हारे दर्द को हील कर दिया, चलो जाओ और अब ऐसा भागो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन हो। और अगर आज तुम मर भी गए ना तो मैं तुम्हें वापस जिंदा कर दूंगी, बस तुम भागो खतरनाक तरीके से। और फिर चौथे दिन ओसाटो बाकी के लोगों से भागने लगता है, लेकिन उनकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। वो लोग उसके एक एक करके पीछे छोड़ते जाते हैं। जिसके बाद पांचवें दिन भी ओसाटो पूरा दिन भागते हुए गुजार देता है। और फिर छठे दिन में भारी बारिश में जब ओसाटो भाग रहा होता है, जब अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो मन में गुस्से से रोज को बुरा भला कहने लगता है, साली कूर औरत कहीं की गधेड़ी, क्योंकि वो मुंह पर अब तो कुछ कह नहीं सकता। मगर तभी उसके हाथ में से हीलिंग मैजिक की ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सातवें दिन हम देखते हैं कि रोज उस ऑटो को काफी जोरदार लात मारती है, क्योंकि वो एक बार फिर से भागते भागते नीचे गिर गया था। आगे रोज कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रही हूँ। और इतना कहते ही वो उस ऑटो को उठाकर आसमान की तरफ जोरदार फेंक देती है। इसके बाद आठवें और नवे दिन रोज एक बार फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके कारण उसके बम में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। हाय राम, ये और कितनी कूर है। लेकिन अगले ही पल उसकी हीलिंग मैजिक एक्टिवेट हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी का दर्द चुटकी बजाती गायब हो जाता है।
और ये देखकर उसे समझ आता है कि हीलिंग मैजिक उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरत है और इसलिए वो तुरंत भागना शुरू कर देता है। और 10वें दिन उसाटो हमें बताता है कि अब वो अपनी इच्छा अनुसार हीलिंग मैजिक का यूज कर सकता है, लेकिन वो पूरा दिन खाली भागता ही रहता है और ऐसे वो कैसे कज़ाटो सेनपाई की मदद कर पाएगा। इसके बाद 11वें दिन हम उसाटो को पुशअप लगाते हुए देखते हैं और इस दौरान थकने पर वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिसे देखकर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम दुश्मनों से बचकर भाग सको और साथ ही में अपने जख्मी साथियों के पास बचकर उन्हें हिल कर सको। इसलिए तुम जितना ज्यादा तेज भागोगे उतनी ज्यादा लोगों को बचा पाओगे। अब ये सुनकर तो उसके अंदर पूरा मोटिवेशन भर जाता है। या आंग उसाटो एक बार फिर पुशअप लगाने पर जुट जाता है। अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन स्पीकर है यार, ये तो संदीप महेश्वरी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने तो। इसके बाद 12वें दिन वो दोपहर तक रनिंग करता है और उसके बाद रात को पुशअप लगाता है और इसके कारण से अपनी बॉडी अब काफी ज्यादा हल्की महसूस होती है और इसलिए 13वें दिन रोज उसकी बॉडी में वेट लगा देती है, जिसे लेकर वो भागने लगता है। आगे 14वें दिन उसाटो देखता है कि टकलू ने उसका लंच बॉक्स खा लिया होता है। एक तो मैं यहाँ पर रोज कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और अगर मुझे तेज भूख लगे तो तू मेरा लंच पूरा खा गया, साले टकलू खूसट भुक्कड़। उसको वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टकलू को पीटने के लिए उसके पीछे भागता है। इस दौरान उसके ऊपर काफी सारे वेट भी लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी तेज भागता है और दूर से ये सब रोज देख रही थी। सही है, सही है, सही जा रहे हो बेटा। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते उसे 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कज़ाटो सेनपाई जनरल प्रिंसेस के साथ उसे मिलने के लिए आते हैं और जैसे उसकी नए उसाटो की तरफ जाती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसाटो पुशअप लगा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिसके कारण उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि उसके पीठ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर के ऊपर रोज बैठी हुई थी। और बस इतना ही कम नहीं था कि रोज नीचे उतर कर तुरंत एक दूसरा बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर रख देती है। मगर उसाटो हमारा सख्त लौंडा बन चुका है, यानी कि पावरफुल व्यक्ति बन चुका है। वो उस पर झुकता नहीं है, वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उन पत्थरों को भी उठा लेता है। इधर कज़ाटो सेनपाई को यकीन नहीं हो रहा था, अरे बाप रे, सच में उसाटो ही है ना। और उसके मसल को देखकर तो सेनपाई के मुंह में लाट टपकने लगती है, मानो उसे टेस्ट करना चाहती हो। तभी जनरल रोज का कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ऐसे करके तुम उस बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। जिस पर रोज कहती है कि मेरा तरीका ऐसा ही है और वैसे भी वो मेरा राइट हैंड बनने वाला है तो उसे इतना तो झेलना पड़ेगा। यह सुनकर उधर उसाटो चौंक जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि रोज से अपना राइट हैंड बनाने के बारे में सोच रही है। आगे रोज जनरल्स को बताती है कि वो मेरा राइट हैंड बनने के लिए इसलिए लायक है क्योंकि वो कभी भी गिव अप नहीं करता। अब क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे क्लास में लेने के मूड में थे, इसलिए जनरल कज़ाटो और सेनपाई उसाटो को प्रिंसेस को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ये चारों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। आगे हम उन लोगों को पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कज़ाटो बताता है कि जनरल किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और वहीं हमें स्वॉर्ड चलाना सिखा रहे हैं। वहीं पर जैसे ही उसाटो को पता चलता है कि एक छोटी सी बच्ची प्रिंसेस है तो वह तुरंत उसके सामने झुककर उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मेरे साथ नॉर्मल लड़के की तरह भी बात कर सकते हो। और इतना कहते से वो केक उनके लेकर आई थी उसे बाहर निकालती है। हा हा हा, जिसे खाकर तो उसाटो को वह काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है। तभी कज़ाटो से पूछता है कि क्या तुम डेली इतनी टफ ट्रेनिंग करते हो, जिस पर उसाटो हाँ में जवाब देता है। तो वो पूछने पर वो साटो से कहता है कि हम दोनों भी काफी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन तुम्हारी जितनी खतरनाक नहीं। तभी अचानक से सेनपाई साटो की टी शर्ट ऊपर करके उसके 6 पैक एब्स देखने लगती है। उसे वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अब उसके 6 पैक देखकर तो उसे टच करने के बारे में सोचती है। अरे बाप रे, देख लो ये क्या हो रहा है। अब ये सब देखकर तो इधर प्रिंसेस अपना चेहरा शर्म के मारे छुपा लिया होता है। तभी कज़ाटो असाटो से पूछता है कि ये ट्रेनिंग कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है तुम्हारे लिए, जिस पर असाटो कहता है कि खतरनाक नहीं, पहले तो मैं यहाँ से भागना चाहता था लेकिन अब ट्रेनिंग करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जिसे सुनकर सेनपाई असाटो से कहती है कि असाटो तुम तो काफी कमाल के हो, आखिरकार तुम्हें अपनी जगह मिल ही गई। जिस पर असाटो अपनी हीलिंग मैजिक का नमूना दिखाते हुए कहता है कि मैंने इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूँ ना, इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूँ जिससे दिन तुम लोग हीरोज के तौर पर बैटल फील्ड में लड़ने के लिए जाओगे तब मैं थोड़ी ही सही लेकिन तुम लोग की मदद कर पाऊंगा। जिस सुनकर इन दोनों को ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब इसी बात को लेकर ये लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी टकलू आकर असाटो से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आया हूँ,
जिसे सुनकर जाटो गुस्से से कहता है कि तुम्हें लगता क्या, नहीं तुम्हें लगता क्या मेरा ही लंच बॉक्स मुझे लाकर देने में तुम्हें कोई एहसान किया। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि पिछली बार की बात वो भूला नहीं था जब टकलू ने उसका लंच बॉक्स खा लिया था। जिस पर टकलू कहता है कि पिछली बात को भूल जाओ, आखिरकार तुम हो तो बच्चे। जिसे सुनकर अजाटो भागते हुए जाकर उसे लड़ने लगता है, जिसे देखकर इस तरफ गजाटो कहता है कि लगता है ये सब अजाटो की डेली लाइफ का हिस्सा है और इसलिए अब वो सेनपाई के साथ मिलकर और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम रात को जाटो को आउटडोर में हॉट बाथ लेते हुए देखते हैं। क्या मजा आ रहा होगा ना यार उसको। और इस दौरान उसे सेनपाई की बात याद आती है, उसकी बॉडी सच में काफी ज्यादा चेंज हो गई है डेली पुशअप और रनिंग करके। साथ ही में उसे रोज की बात याद आती है कि जितना वो फास्ट भागेगा उतनी लोग ही मदद कर पाएगा और इसलिए वो तो और कड़ी ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद अगले दिन रोज सातो को अपने साथ किंगडम के बाहर यानी डीमन टेरिटरी में लेकर जाती है और वहां जाकर वो कहती है कि तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें ग्रैंड गिजली को हरा नहीं देती। ये सुनते से तो सातो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जो बुक उसने पढ़ी थी उसके हिसाब से तो ब्लूड ग्रिजिल हजारों साल तक जीने के बाद ग्रैंड गिजली का कन्वर्ट होता है और उसे तो वो कभी नहीं हरा पाएगा। अरे बाबा। जिस पर रूस कहती है कि चुप रहो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जितनी ट्रेनिंग हो चुकी है ना उससे तुम काफी आसानी से ग्रैंड गिजली को हरा दोगे। लेकिन उसाटो फिर भी जाने से मना करता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग में भागने के अलावा और कुछ नहीं सीखा होता। मगर एक खूसट औरत तो उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उठाकर जंगल की तरफ फेंक देती है और फिर उसाटो चीख के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंड को दिखाने से होती है जहां पर रोज साटो से कह रही थी कि ग्रैंड गिजली यानी सफेद भालू को खत्म किए बिना घर वापस मत आना और इतना कहते थे वो बेचारों साटो की बात सुने बिना उसे जंगल की तरफ फेंक देती है। और इस दौरान साटो को लगता है कि आज ना वो किसी भी हालत में जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर वो तुरंत हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है जिसके कारण पेड़ों से टकराने पर चोट उसे लगी थी वो अपने आप हील हो जाती है और वो सुरक्षित जमीन पर लैंड करता है। अब ये सब जानकर उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये रोज खूसट है ना, ये बिना सफेद भालू को हराए उसे घर में नहीं घुसने देगी। अब इसके बारे में वो सोच ही रहा था कि तभी भी उसके पीछे से वही बड़ा सफेद भालू निकल कर आता है जिसे देखकर साटो के तो तोते उड़ जाते हैं और वो वहां से भाग खड़ा होता है। मगर भालू ना अभी भी उसका पीछा कर रहा था जिसे देखकर वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और सोचता है कि ये मोटा सा भालू मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भालू तो ठीक उसके पीछे होता है जिसे देखकर एक बार फिर से उसकी चीख निकल जाती है। मगर तभी वो अपनी खतरनाक ट्रेनिंग को याद करता है और बोलता है कि ये भालू तो खूसर रोज के मुकाबले कुछ भी नहीं है और इतना कहकर वो भालू का मुकाबला करने के लिए रुकता है। मगर एक बार फिर किस्मत उसका विचारे का साथ नहीं देती क्योंकि सफेद भालू के पीछे दो नीले भालू भी उस पर अटैक कर देते हैं और वो कहता है कि एक से लड़ने में तो मेरी जान निकल रही थी, अरे तीन तीन कहाँ से आ गए। अब इन तीनों भालू को देखकर वो जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। वो तो इसी स्पीड में भाग रहा था जैसे कि हम भागते हैं ना, हमारे पीछे गली का कुत्ता पड़ जाता है, अरे बच्चा, अरे बच्चा, ये कुत्ता मुझे काट लेगा, मेरे मुंह से निकल गई। तभी उसे भागते भागते सामने से पानी की आवाज आती है और वो देखता है कि सामने बड़ा सा झरना है और वो उसके अंदर छलांग लगा देता है और ये देखकर वो तीनों भालू निराश होकर वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद उसाटो पानी से बाहर निकलकर पेड़ पर अपने कपड़े सुखाता है और इसी दौरान रोज के दिए हुए सामान के अंदर उसे एक चाकू भी मिलता है। अब क्योंकि जंगल के अंदर की काफी डरावनी आवाजें आ रही थी इसलिए वो अगले दिन सफेद भालू को खत्म करने का तय करता है। इसके बाद अगले दिन वो सफेद भालू को ठिकाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है और इस दौरान उसे एक पेड़ पर पंजों के निशान भी देखते हैं तो वो समझ जाता है कि भालू ना आसपास कहीं होगा। तभी उसके पीछे झाड़ियों में ऐसी आवाज आती है जिसे सुनकर तुरंत वो अपना चाकू बाहर निकाल लेता है, लेकिन झाड़ियों में से तो मॉन्स्टर जो कि खरगोश की जैसा दिख रहा था वो निकलता है। तभी उसाटो देखता है कि उस खरगोश के पैर में तो चोट आई हुई है और इसलिए वो तुरंत उसे अपनी हीलिंग मैजिक से ठीक कर देता है और इसके बाद वो फिर से अपने मिशन यानी सफेद भालू को ठिकाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो छोटा सा खरगोश भी उसका पीछा करने लगता है। हालांकि उस आटो से बताता है कि अगर वो उसके साथ आया तो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन खरगोश फिर भी उसका पीछा करना जारी रखता है और फिर तंग आकर उस आटो से पूछता है कि
वैसे बाय एनी चांस क्या तुम्हें सफेद भालू का ठिकाना पता है? जिसे सुनकर खरगोश दूसरी दिशा की तरफ जाने लगता है और ऐसी थोड़ी देर बाद खरगोश का पीछा करने पर फाइनली उस ऑटो को सफेद भालू का ठिकाना मिल जाता है। उन्हें देखकर पर तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो सफेद भालू और दो नीले भालू एक ही फैमिली हो, और ये सच भी होता है। अब इसे जानने के बाद उस ऑटो उनके ऊपर नजर रखने का डिसाइड करता है, और इसी दौरान उसकी और छोटे खरगोश की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद एक दिन जंगल की नदी का पानी पीने की वजह से उस ऑटो के पेट में जोरदार दर्द उठने लगता है, और इस खतरनाक दर्द को तो उसे अपनी हीलिंग मैजिक से भी ठीक करने में काफी दिक्कत हो रही थी। मगर तभी खरगोश के पास आकर खड़ा हो जाता है, मानो कि वो उसे कह रहा हो कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद अगले दिन खरगोश से जंगल में बनी एक छोटी सी लेक के पास लेकर आता है, जिसका पानी काफी मीठा होता है। तभी एकदम से खरगोश कपकपाने लगता है, मानो उसे पास ही में किसी खतरनाक मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हो रही हो। जिसके तुरंत बाद वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस ऑटो की तरफ देखता है, और इसलिए उस ऑटो भी तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद उनके सामने से काफी बड़ा सफेद कलर का सांप गुजरता है, जो कि दिखने में किसी बड़े से एनाकोंडा जैसा लग रहा था। उस एनाकोंडा को देखकर उस ऑटो की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, पर वो शांत रहता है ताकि वो एनाकोंडा उन्हें देख ना ले, और ऐसा ही होता भी है। वो एनाकोंडा वहां से चला जाता है। फिर उस ऑटो चैन की सांस लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन भालू की फैमिली को सोते हुए देखने के बाद एक दिन उस ऑटो पूरे जोर से उस सफेद भालू को हराने निकल जाता है, और इस दौरान वो खरगोश से कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं जल्दी से उस भालू को हराने के बाद यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। और ये सुनकर खरगोश निराश हो जाता है, मानो वो कह रहा हो तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ। जिसके बाद वो अपना चाकू निकाल कर आगे बढ़ता है, तो देखता है कि पहले से किसी ने सफेद भालू और एक नीले भालू को खत्म कर दिया है। और उनकी बाइट मार्क्स को देखकर साटो समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि वो एनाकोंडा का ही है, जिसने इन्हें सिर्फ मजाक मजाक में मारा है। और तभी सामने वाले चट्टान से इन दोनों का बेटा बेबी नीला भालू निकल कर आता है। अब इसे ना हम बेबी भालू कहकर पुकारेंगे। आगे बेबी भालू अपने पेरेंट्स को उठाने की कोशिश करता है। अरे सीन देखने में तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल लग रहा था, कोई भी इसे देखे तो एक बार पॉइंट पे तो रोना आ जाए। अब ये सब देखकर तो साटो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो उस एनाकोंडा को खत्म करने का तय करके उसी दिशा की ओर निकल जाता है। तो वहीं बेबी भालू जमीन को सूंघकर दूसरी दिशा की तरफ जाता है। तभी सीन कजाटो और सेनपाई की तरफ शिफ्ट होता है। उन्हें टकलू से पता चलता है कि उजाटो पिछले 10 दिनों से रोज के साथ डीमन टेरिटरी में बने जंगल के अंदर है, जिसे सुनकर कजाटो को उसकी फिक्र होने लगती है। लेकिन सेनपाई कहती है कि इससे फिक्र करने की कोई बात नहीं, अगर रोज उसके साथ में है तो वो सही सलामत होगा। और इस बात पर कजाटो भी एग्री करता है कि हाँ बात तो सही है। तो वहीं इस तरह हम देखते हैं कि उजाटो एक लकड़ी को छीलकर उसका भाला बनाता है उस एनाकोंडा से लड़ने के लिए। आगे फिर वो खरगोश से कहता है कि तुम बस मुझे उस तरफ लेकर जाना और उसके बाद तुम वापस आ जाना, जिस पर खरगोश एग्री करता है और उसे रास्ता दिखाने लगता है। जिसके थोड़ी देर बाद जब वे लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे पहले बेबी भालू अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच गया था, और वो एनाकोंडा उसके ऊपर अटैक करने वाला था कि उससे पहले पेलो साटो अपना भाला लेकर उसकी तरफ भागता है। लेकिन वो एनाकोंडा तो उसे खाने की फिराक में था, जिससे बचकर उसाटो तुरंत अपना भाला उसकी आंख में घुसा देता है, और फिर इसके रिप्लाई में एनाकोंडा उसाटो के ऊपर अपनी पूंछ से मारता है, जिससे उसाटो काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके सही सलामत था। अब एक आंख होने के बावजूद भी एनाकोंडा उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे बचकर उसाटो उसकी तरफ अपना चाकू लेकर भागता है। लेकिन एनाकोंडा लगातार उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करते जा रहा था, और एक पॉइंट पर आकर तो एनाकोंडा उसाटो के हाथ को काट ही लेता है, जिससे उसाटो काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन इसकी तुरंत बाद वो अपनी हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट करता है, क्योंकि उसके जिस हाथ में एनाकोंडा ने खाया था उस हाथ पे चाकू होता है, जिसे वो एनाकोंडा के मुंह में घुसा देता है और तब जाकर वहां से छुड़ाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद उसाटो को सब ढूंढता धुंधला दिखाई देने लगता है, और ये सब हो रहा था वो एनाकोंडा के जहर की वजह से। मगर तुरंत बाद वो हीलिंग मैजिक का यूज करके अपने आप को अंदर से ठीक कर लेता है, और एक बार फिर से एनाकोंडा की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर एनाकोंडा एक बार फिर से उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करता है। जैसे बेबी भालू बीच में आकर रोक लेता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर उसाटो तुरंत उस एनाकोंडा के सर के ऊपर चढ़ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसके कारण एनाकोंडा की खोपड़ी हिल जाती है।
अब इतना ही काफी नहीं होता, उसाटो अगले ही पल एनाकोंडा की दूसरी आंख में अपना भाला घुसाकर उसे पूरा अंधा कर देता है, जिसके दर्द के कारण वो एनाकोंडा काफी जोर जोर से हिल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हिलना भी बंद हो जाता है। और इससे उसाटो और सबको लगता है कि उन्होंने फाइनली एनाकोंडा को खत्म कर दिया। और तभी बीवी भालू उसके पास आकर उसे प्यार करने लगता है। अब ये दोनों आगे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जो जो एनाकोंडा थोड़ी पहले नीचे गिरा हुआ था, अब वो फिर से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसाटो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा माना खत्म हो चुका था और इसके कारण वो खड़ा भी नहीं हो पाता। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो एनाकोंडा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर उसाटो कहता है कि ये सब कुछ ना रोज का किया कराया है। लेकिन तभी ऊपर से रोज एनाकोंडा के ऊपर छलांग लगाती है, जिसके कारण एनाकोंडा की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो भाई साहब एनाकोंडा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो रोज को देखकर उसाटो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी रोज के बालों में से वही खरगोश बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि वो दरअसल रोज का पेट है और उसका नाम कुकरू होता है। रोज ने उसके पे नजर रखने के लिए कहा था। आगे फिर रोज एनाकोंडा के बारे में बताती है कि उसे डीमन लॉर्ड की आर्मी ने क्रिएट किया है और पिछली बार जनरल उसे खत्म नहीं कर पाए। मैंने सोचा नहीं था कि वो सफेद भालू को खत्म कर देगा, क्योंकि सफेद भालू को एक पूरी सोल्जर की यूनिट तक खत्म नहीं कर पाई थी। जिसे सुनकर उसाटो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि रोज ने उसे इतने खतरनाक मॉन्स्टर से अकेले लड़ने के लिए भेज दिया। जिस पर रोज कहती है कि मुझे पता था कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे, मैं तो सिर्फ तुम्हें बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस देना चाहती थी। अब ये सब सुनकर उसाटो गुस्सा हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा तो बेबी भालू था, जिसे देखकर रोज कहती है कि लगता है ये तुम्हें पसंद करता है। जिसे सुनकर उसाटो भालू के ऊपर हाथ फेरता है, जिससे वो शांत हो जाता है। इसके बाद रोज कहती है कि वही बेबी भालू, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और क्या तुम इस लूजर को उठा सकते हो जो कि ठीक से मर तक नहीं पाया। जिसे सुनकर बेबी भालू साटो को अपनी पीठ पर उठा लेता है और कुकरू उसको सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। और इसके बाद रोज उन तीनों को उठाकर जंगल से बाहर लेकर आती है और फिर रोज साटो से कहती है कि आज तुमने बैटलफील्ड में मेरे साथ खड़े होने का मुकाम हासिल किया, जो कि आज तक बाकी के दो हीलिंग मैजिक यूजर भी नहीं कर पाए। साथ ही में वो यहाँ पर रोज साटो को ये भी कहती है कि कुछ ही टाइम में अब डीमंस और ह्यूमंस के बीच में वॉर शुरू होने वाली है। और तभी सीन डीमन लॉर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। वो पूछता है कि वॉर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, जिस पर अमीला डीमन कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हम जल्दी उनके ऊपर अटैक करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में रोज साटो से कहती है कि जल्दी डीमन के साथ हमारी बैटल होने वाली है और इस वॉर में तुम मेरे साथ फ्रंट लाइन में खड़े होकर घायल सोल्जर को ठीक करने का काम करोगे। जिसे सुनकर साटो कहता है क्या मैं, लेकिन मैं ही क्यों, आपके पास तो दो और हीलिंग मैजिक यूजर भी तो हैं। जिस पर रोज कहती है कि नहीं, उन्हें कुछ और काम दिया गया है। तो आंगो साटो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस काम के लिए तैयार हूँ। जिस पर रोज कहती है कि अबे अभी नहीं निकलना, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है खुद को और इम्प्रूव करने का। तभी सीन डीमन कैसल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड अमीला नाम की डीमन से पूछता है कि वॉर की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। जिस पर अमीला कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है महाराज, हम जल्दी उन पर हमला करेंगे। जिस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि इस बार तुम्हें सेना को लीड करना है, पिछली बार हमने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी लेकिन फिर भी वो हमारे चंगुल से बच निकले थे, इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जिस पर अमीला कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं अपना बेस्ट दूंगी। जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड उसे जाने के लिए कहता है। तो वहीं बाहर आने पर अमीला काफी ज्यादा नर्वस दिख रही थी और तभी पीछे से डीमन डॉक्टर आकर उसे टीज करते हुए कहता है कि थर्ड आर्मी कमांडर डीमन लॉर्ड के सामने नर्वस फील कर रही है। जिस पर अमीला कहती है कि वो डॉक्टर अपना काम करो ना, आपको क्या टीज करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। तो डीमन डॉक्टर से रोककर कहता है कि मेरा नया एक्सपेरिमेंट लगभग तैयार है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी। जिसके बाद वो उसे बड़ा सा डीमन मॉन्स्टर एनाकोंडा दिखाते हुए कहता है कि देखो ये मेरा 72वां एक्सपेरिमेंट मॉन्स्टर टनटना, इसके खतरनाक जहर और पावरफुल नुकीले दांतों के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। जिसे देखकर अमीला कहती है कि वाह कितना शानदार है ये। फिर तुरंत अमीला कहती है कि तुम्हारे 71 डीमन मॉन्स्टर एनाकोंडा भी सेम ही थे, बल्कि पिछले वाला तो लड़ाई के दौरान जनरल से बचकर जंगल में भाग गया था। जिस पर डीमन डॉक्टर रोते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये सबसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आगे अमीला कहती है वो मेरे नन्हे राजकुमार रो मत यार, तुम्हें वो भी इन सब को छोड़कर हमारे पास और भी कई चीजें फिक्र करने के लिए हैं। तो डीमन डॉक्टर कहता है कि क्या तुम किडनैपर के बारे में बात कर रही हो। जिस पर अमीला कहती है कि हाँ वो बैटलफील्ड में मौजूद तो होते हैं लेकिन फाइट नहीं करते और घायल सोल्जर को उठाकर कहीं पर लेकर जाते हैं
और इस डिस्क्रिप्शन से हम समझ पाते हैं कि ये वो रेस्क्यू टीम के बारे में बात कर रहे हैं। आंगेला कहती है कि उनके लीडर रोज फ्रंट लाइन पर घूमकर उसी जगह पर ही सोल्जर को ठीक कर देती है, और तो और वो काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर भी है। वो मेरे मॉन्स्टर से काफी ज्यादा नफरत करती है। तुम देख लेना डॉक्टर, एक दिन उसमें उसे खत्म करके रहूंगी। जिस पर डीमन डॉक्टर कहता है कि लेकिन अब तुम कमांडर हो तो तुम्हें बैटलफील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर मिला कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और इसलिए मैं बैटलफील्ड में इमॉर्टल मेज ऑफ डार्कनेस को, जिन्हें ब्लैक नाइट भी कहते हैं, उन्हें भेजने वाली हूँ। वाह, इनकी बहुत बकर हो गई। अब हमें उस ऑटो को देखना है। ठीक है भाई। तभी सीन उस ऑटो की तरफ शिफ्ट होता है। वो मॉर्निंग में उठकर बीबी भालू को फ्रूट खाने के लिए देता है। साइड में कुकरू भी बाहर आ जाता है, और तो और वो उस ऑटो को मस्करा मारने लगता है ताकि वो उसे भी एक फ्रूट खाने के लिए दे दे। और कुकरू भी क्यूटनेस को देखकर उस ऑटो भी पिघल जाता है और वो उसे भी एक फ्रूट खाने के लिए दे देता है। तभी वहां पर रोज आती है और उन लोगों को बताती है कि मैंने किंग को बेबी भालू के बारे में बताया और अब से वो भी हमारी रेस्क्यू टीम का एक हिस्सा है। और इतना कहती वो साटो को बेबी भालू के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर साटो को कुछ समझ नहीं आता। इसके साथ ट्रेनिंग करनी है मतलब? और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस साटो ने भालू को अपनी पीठ पर उठाकर रखा होता है। और फिर रोज कहती है कि आज से तुम बैटलफील्ड की सिमुलेशन ट्रेनिंग करनी है, जिसे तुम बेबी भालू को अपनी पीठ पर उठाकर भागना होगा, क्योंकि बैटलफील्ड में तुम्हें सोल्जर को अपनी पीठ पर उठाकर भागना है। उसाटो मन में सोचता है कि बेबी भालू को पीठ पर उठाकर भागना होगा, खूसर कहीं की। और इतना कहती ही वो उस तुरंत उसाटो को भागने के लिए कहती है और उसाटो भालू के साथ भागना शुरू करता है। अब इतना ही कम नहीं होता, रास्ते में रोज के बाकी के चमचे एक के बाद एक उसके ऊपर अलग अलग तरीके से अटैक करने लगते हैं। और उसकी ट्रेनिंग ना वैसी चल रही थी जैसे कि बैटलफील्ड में होती है, लेकिन उसाटो भी कुछ कम नहीं होता। वो उन सभी को काफी आसानी से पार कर लेता है और इसे करते करते वो 4 घंटों तक भागता रहता है। और फिर वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। तभी रोज उसके पास आकर कहती है कि इंसान नर्वसनेस, फियरनेस और इम्पैशंस के कारण जल्दी थक जाते हैं। और इतना कहती है वो साटो के माइंड पर हीलिंग मैजिक का यूज करती है, जिसके कारण साटो की सारी थकावट गायब हो जाती है। और फिर वो जाते जाते साटो कैसल के चारों तरफ बेबी भालू की लेकर भागने की कहती है। वो साटो मन में सोचता है कि अरे यार खूसट औरत, इतना तो भाग लिया और कितना भागना है। लेकिन बेचारा वो हर बार की तरह इस बार भी उसकी बात मानकर केसर के चारों तरफ भागने लगता है। और भागने के दौरान वो देखता है कि बी भालू द मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग डरने की बजाय एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं। और ये बात उस साटो को काफी ज्यादा अजीब लगती है। तभी बी भालू जो कि मस्ती से सो रहा था वो उठता है और उस साटो एक फ्रूट शॉप पर की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि उसे फ्रूट जो खाने थे। लेकिन उस साटो के पास तो कोई पैसे होते ही नहीं है, इसलिए वो फ्रूट खरीदने से मना कर देता है। हाँ, लेकिन वो शॉप ओनर से ये जरूर पूछ लेता है कि सुनो, मैं एक मॉन्स्टर को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा हूँ, लेकिन फिर भी आसपास के लोग काफी ज्यादा शांत हैं। जिस पर शॉप ओनर कहती है कि वो इसलिए क्योंकि तुम्हें रेस्क्यू टीम का पार्ट हो, और ये हम तुम्हारे कपड़ों को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर रेस्क्यू टीम के डरावने की शक्ल के कुछ लोग यहाँ पर भागते रहते हैं। जिस पर उस ऑटो सोचता है कि हाँ, वो रोज के बाकी के नमूने होंगे, उनका डरावना फेस तो मॉन्स्टर से ज्यादा डरावना है। खैर, इसके बाद जब ओसाटो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी शॉप ओनर उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर एक फ्रूट देती है, जिसे देखकर बेबी भालू की तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो जाता है। तो वहीं आगे भागने के दौरान वो एक आदमी के पास से गुजरते हैं और वो साटो को देखकर उसके पीछे उसे आवाज लगाने के लिए दौड़ लगाता है, लेकिन वो साटो की स्पीड को मैच नहीं कर पाता और थक कर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी दोनों उसे देख लेते हैं। अब गिरने की वजह से उस आदमी को चोट आई थी, जिसके कारण साटो से हिल करने लगता है और पूछता है, ओ भाई साहब, तुम मुझे आवाज क्यों लगा रहे थे? जिस पर वो आदमी कहता है कि दरअसल मैं सिर्फ अपने जूनियर को हेलो करना चाहता था। जिस पर साटो को तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वो आदमी अपना नाम बताता है, उसका नाम ओरगा होता है। और वो कहता है कि मैं रेस्क्यू टीम का एक हीलर हूँ और तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। और फिर वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं और इस दौरान साटो को पता चलता है कि ओरका और उसकी छोटी बहन दोनों रेस्क्यू टीम की हीलर हैं और ये सिटी में एक क्लिनिक चलाते हैं, जहाँ पर वो लो सिटीजन को जख्मों को भरने का काम करते हैं। और तभी उस साटो को रोज की बात याद आती है कि वो उसके साथ फ्रंट लाइन में काम करेगा, और इसलिए वो ओरगा से पूछता है कि तुम लोग बैटलफील्ड पर क्या काम करते हो? जिस पर ओरगा बताता है कि रोज के बाकी के चमचे जख्मी सोल्जर को हमारे टेंट में लेकर आते हैं, जिन्हें मैं और मेरी बहन ठीक करने का काम करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो हम सपोर्ट मेंबर हैं। आगे वो ये भी कहता है कि हीरोज जो बैटलफील्ड में लड़ते हैं उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, इसलिए अगर हम वहाँ पर मौजूद होंगे तो हमें उन्हें जल्दी ठीक कर पाएंगे। और दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि अगर रोज ने तुम्हें चुना है ना,
तो तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है और इसलिए तुम्हें भी अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि रोज़ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वो ऐसी हर किसी पर भरोसा नहीं करती। जिसे सुनकर ओसाटो गहरी सोच में डूब जाता है, मगर तभी ओरगा कहता है कि चलो अब मुझे जाना चाहिए, वरना मेरी बहन मुझ पर चिल्लाएगी। जिसे सुनकर ओसाटो भी भागने की तैयारी करता है, लेकिन जाने से पहले ओरगा उससे कहता है कि देखो, तुम्हें रोज को हिट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसे लोगों की काफी ज्यादा परवाह रहती है। जिस पर ओसाटो कहता है कि डोंट वरी दोस्त, मैं उसे हेट नहीं करता हूँ। और वो इतना कहती है, भालू को लेकर वहां से भाग जाता है और उसके जाती ओरगा की बहन ऊरू वहां कर आकर उसे चिल्लाने लगती है। ओरगा कहता है कि सुनो, मैं काफी इंटरेस्टिंग लड़के से मिला, तुम भी मिलकर उससे काफी ज्यादा खुश होगी। तो वहीं दूसरी तरफ ओसाटो बेई भालू को लेकर कैसल के अंदर आता है, जहाँ पर कई सारे सोल्जर भागने की ट्रेनिंग कर रहे थे और उनमें से सेनपाई भी होती है। आगे सेनपाई जैसे ओसाटो को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर प्यार में आकर सेनपाई बेबी भालू को हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी भालू हाथ को झटक देता है, मानो वो कह रहा हो कि अपन को हाथ नहीं लगाने का, समझे क्या। तो वहीं साटो देखता है कि ट्रेनिंग की वजह से सेनपाई के हाथों में काफी ज्यादा चोट आ रखी थी, जिसे देखकर वो तुरंत अपने हीलिंग मैजिक से उसके हाथों को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। आगे साटो काजुटो के बारे में पूछता है तो सेनपाई कहती है कि आज तुम कजाटो से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वो जनरल के साथ किंगडम के बाहर रियल फाइटिंग का एक्सपीरियंस लेने गया है। और तभी हम कजाटो और जनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार डीमन लॉर्ड और भी ज्यादा पावरफुल फोर्स के साथ हम पर अटैक करेंगे, लेकिन आप और सेनपाई के साथ हमारे साइड होने की वजह से हम उन्हें इस बार हरा देंगे। अब इसके बारे में कजाटो सोच रहा था कि तभी उनके सामने ढेर सारे रेड कलर के वुल्फ आ जाते हैं और वे लोग उनके साथ फाइट करने की पोजीशन ले लेते हैं। तो इधर सेनपाई ओजाटो से कह रही थी कि कजाटो के वापस आने के बाद मेरी बारी है जंगल में जाकर रियल एक्सपीरियंस गेन करने की। इसके बाद ओजाटो सेनपाई को गुड लक बोलकर अपने बेस में आ जाता है। वापस आने के बाद बेबी भालू को सुलाने के बाद जब वो सोने जा रहा था कि तभी उसकी नज़र रोज पर पड़ती है। वो उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है, जिस पर ओजाटो कहता है कि आज का ठीक था, लेकिन मुझे पूरी तरीके से ट्रेन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर रोज कहती है कि ठीक है, तुम ट्रेनिंग करते रहो। और वो वहां से जाने वाले थे कि तभी उस ऑटो से वहीं पर रोककर कहता है कि कल उस एनाकोंडा के अटैक से मैं बाल बाल बचा, और आपने जब डीमन लॉर्ड की आर्मी की बात की तो मैं पूरी तरीके से डर गया था। मैं चाहूँ तो आपके साथ बेटर फिल्म में आने से मना कर सकता हूँ, लेकिन आज ना मुझे उस डर से भी कई गुना ज्यादा अच्छी फीलिंग का एहसास हुआ। मैं लड़ नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता, लेकिन बेटर फिल्म में कजाटो और सेनपाई को हर वो शख्स जिसने मेरी जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं हर रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ। जिसे सुनकर रोज मुस्कुराती हुई उसके पास आती है और वहां पर उसकी छाती पर अपना मुक्का रखकर कहती है कि हम हर उस शख्स को बेटर फिल्म में बचाएंगे जिसे दुश्मन ने बेटर फिल्म में खत्म करने की कोशिश की होगी, क्योंकि हमें रेस्क्यू टीम। जिसे सुनकर उजाटो कहता है यस कैप्टन, और फिर उजाटो कैप्टन के बाय बोलता है और मैं भी आप लोगों को बाय बोलता हूँ, क्योंकि एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।